And everybody, ये जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है एंड दिस सेशन वी आर गोइंग टू डेडिकेट टू द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये वाले सेशन में एज यूजुअल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके सारे कर रखे होंगे लास्ट 10 ईयर्स के, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज। उतना ज्यादा नहीं होने वाला है, कम कंटेंट में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। दिस इज कपिल भैया, वेलकम यू ऑल ऑन रोर इंडिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हीट क्या होता है पहले अपन बात करते हैं। देखो हीट बेसिकली ये जैसे कि बंदा हाथ ताप रहा है, ठीक है, आगी से सेक रहा है अपने हाथ, तो इसी को जिससे सेक रहा है ये हीट है। तो सभी को पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमको गर्माहट देती है। और ये जो हीट है ये ट्रेवल करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। और यहां पर टेम्परेचर क्या होता है क्वेश्चन आता है। देखो कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये बताने का काम कौन करता है? टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। ये इसको सेल्सियस में भी बता सकता है, केल्विन में भी बता सकता है, फ़ारेनहाइट में बता सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भैया सेल्सियस में पूछा है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। और ये वाला क्वेश्चन एनडीए पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसकी मैं बढ़िया सी आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं, बहुत शानदार ट्रिक है। और ये जो ट्रिक ऐसी है एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो मजा आ जाएगा। यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? KFC दिख रहा हो, कई लोग गए होंगे, ठीक है, कई लोग गए होंगे। आप खैर जंक फूड खाना तो नहीं चाहिए, मगर कोई बात नहीं, देखा तो होगा आपने कि KFC, चलो ठीक है भैया ये KFC लिखा हुआ है, इसका आउटलेट है ये KFC। मगर ये जो KFC है ना, इस KFC को काटो, अब CFK कर दो, C की जगह K कर दो, K की जगह C कर दो, CFK कर दो, ठीक है भैया CFK कर दिया, मजा आ गया, CFK कर दिया। अब आप एक काम करो, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको जरा थोड़ा सा दोहराओ। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेल्सियस में होता है 0 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री, ठीक है, और केल्विन में होता है 273 डिग्री, ठीक है, 273 डिग्री, ठीक है। अब एक वर्ड थोड़ा सा और याद कर लो, 5954, 5954, ये 4 मत करो, 595 याद कर लो। अब यहां पर क्या करना है, ठीक है, अब यहां पर एकदम वही, रुको जरा सब्र करो, यहां पर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कुछ मत करो। जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का उसको डिडक्ट कर दो, काय से? जो आपने ऊपर याद करा, KFC था, आपने क्या करा था? CFK कर दिया था उसको। तो C - 0 इज इक्वल टू F -32 इज इक्वल टू K - 273, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? ये 5 9 5 और र्यूमर आएगा तो यहां पर R/4, बाकी रहने दो इतना, 5954। याद हो गया सभी को? दिस द ट्रिक, ठीक है। अब हमेशा एक दो बार आप कॉपी में लिखो, हमेशा आपको याद हो जाएगा दिमाग में। अब आगे देखो, ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा निकल के आता है, C/F इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5 इज इक्वल टू R/4, ठीक है। तो ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन। इसके क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर यहां, हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 66। यहां पर क्या पूछ रहा है? द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन अ सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट। मतलब फ़ारेनहाइट में तेरे को कितना दिया हुआ है? 113। तो यहां पर लिख लो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है? 113 दे रखा है। तो अब हमको काय में चाहिए? हमको चाहिए है केल्विन में कितना होगा। इट वांट्स कि केल्विन में कितना होगा। तो देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, C है ना, C - 0 इज इक्वल टू F - 32 इज इक्वल टू K - 273, ठीक है, 5 9 5। तो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का रिलेशन चाहिए ना, तो ये दोनों को उठाओ आप। आपको फ़ारेनहाइट कितना? 113 दिया है, तो 113 - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5। ये कितना होगा? 189 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू K - 273 हो जाएगा। ये 9 9 is 81, 45 और 45 प्लस 273 आंसर आ जाएगा। ये 8 हो गया, 11 318 केल्विन आपका आंसर आ गया। कैसा था? बढ़िया था ना? अब भैया आप चेक तो कर लो, सही हो गया। अरे मैंने सॉल्व करा है भाई क्यों गलत होगा? 318 इसका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। चेंज के ऊपर भी एक और क्वेश्चन करा दो, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, मतलब कि क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का फॉर्मूला क्या है? तो इस फ़ारेनहाइट के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी अपन ने क्या लिखा था? यहां पर देखो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। तो इफ यू एक्चुअली सी ये वाला पोर्शन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, तो आप इसको कैसे लिखोगे? C/F इज इक्वल टू F - 32/9। अब इसको फ़ारेनहाइट के इक्वल में लिखना, तो कैसे लिखोगे? 9 C/5, ये उधर चला गया 9 इज इक्वल टू F - 32। तो कैसे लिखोगे? ये F तुम्हारा हो जाएगा 9, देखो
यहाँ पर हो जाएगा 9c, ध्यान से सुनना, ये कितना हो जाएगा 9c, हाँ जी भैया ये 9c/5 हो गया, प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f। तो f इज इक्वल टू, अब ये क्या 32 के अराउंड घुमा रहा है क्या, हमको देखना जरा, बिल्कुल बिल्कुल 32 के अराउंड। फिर ये क्या है, इज इक्वल टू 32, नहीं पहले पॉइंट वाली डिजिट दी है क्या, बिल्कुल नहीं, पहले पॉइंट नहीं, पहले 32, ठीक है, प्लस 9/5 कितना होगा 1.8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1.8c। तो ये फॉर्म देखो आप, प्लस 1.8c आ रखा है। अब यहां पर देखना उसकी वैल्यू कैसी ऐसे ही मिल रही है, देखो बिल्कुल ये 32 है और ये 1.8c है, तो वो x की वैल्यू जानने को बोल रहा है, तो 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को, हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो आप आगे यहां पर, ठीक है, यहां पर देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हमेशा याद रखना, जो आपका केल्विन है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यदि मैंने आपसे पूछा कि लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, केल्विन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि केल्विन से नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं ना। तो यहां पर देखो हमेशा आपका जो फ़ारेनहाइट है जो मैं लिख रहा हूं वो देखो, ये पर्टिकुलर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन हो सकता है। फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर कब होगा, -40 डिग्री पर, और फ़ारेनहाइट केल्विन के बराबर कब होगा, 574.25 केल्विन पर। अब मैं आपको एक बात बताऊं कैसे याद करो, केल्विन तो आपका कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो सेल्सियस वाला नेगेटिव होगा, तो फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस -40 डिग्री पर होगा, और फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन 574 पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि केल्विन एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों सेम रीडिंग दे रहा है, कौन, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब मेरे को बताओ फ़ारेनहाइट केल्विन के बराबर कब होगा, 574 केल्विन पर, 574 डिग्री पर होगा, एंड व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन सेल्सियस, सेल्सियस में क्या रीडिंग होगी। तो देखो आपका क्या होगा, C-0 इज इक्वल टू F-32 इज इक्वल टू K-273, 5 हो गया। अब आपको क्या है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो अब आपको क्या चाहिए, सेल्सियस चाहिए, तो कुछ भी करो आप, इन दोनों को उठा लो, तो आप कुछ मत करो, इसकी वैल्यू तो आपको 574 गिवन है ना, तो यहां पर रखो, तो C/5 इज इक्वल टू 574 -32/9, ये गिवन है आपको, तो C/5 इज इक्वल टू 2, इसमें से 3 जाएगा तो 4, और 5/9, इसको सॉल्व करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 5 उधर चला गया। अब ये कितना, 5 2 जा 10, 21, और यहाँ 2 25, 26 27/9, 930, तो समझ जाओ 301 ये आंसर आने वाला है, ये बी आंसर इज करेक्ट। समझ में आया सभी को, इतना इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब इक्वल का इसका और क्वेश्चन देख लो आप, 71 नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना। 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, एक फ़ारेनहाइट में है और एक सेल्सियस में, दोनों इक्वल कब होंगे। तो मैंने क्या बताया था, तुम्हारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, यहां पर देखो फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर कब होगा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन, ये केल्विन के बराबर तो कब होगा, 574 पर, ये कब होगा, -40 पर। तो आप देखो इसका आंसर क्या होगा, -40। समझ में आया सभी को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो कौन सा, 54 वाला देखो करा रखा है, 54 वाला, तो 40 देख लो। यहां पर 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल कब होंगे, भाई वही -40, वापस से रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां पर देखो तुम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो केल्विन इज इक्वल टू 0 लोएस्ट टेम्परेचर है, और सेल्सियस में यदि बात करोगे तो केल्विन 0 है तो 273। एक बेसिक चीज याद करवाऊं आपको, देखो यदि सी के एक ब्रांड है, एक ट्रिक है ये, ठीक है, ट्रिक है यहां पर मैं बता रहा हूं, सी के ब्रांड है, तो आपको एक पॉजिटिव थिंग आपके दिमाग में आएगी, मगर केसी हो गया तो ये नेगेटिव, मतलब कि कोई भी ब्रांड है तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव आउटलुक समझ में आएगा ना, केल्विन क्लेन। यहां पर क्या है, केसी आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि सी से के करोगे, मतलब क्या सी के, तो +273 कर देना, यदि के से सी करोगे तो क्या कर देना, -273 कर देना, बात खत्म। समझ में आया सभी को। अब यहां पर आप देखना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर जो कि आपका -273 है, या फिर केल्विन इज इक्वल टू 0 है, यहां पर गैस का 0 वॉल्यूम होगा और 0 प्रेशर होगा, इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर देखो आप, यहां पर क्वेश्चन देखो आप, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन,
है ना, तो सेल्सियस में कितना होगा? अरे सेल्सियस में -273 होगा ना। आप कुछ मत करो, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस है -273 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होगा। तो लोएस्ट कौन सा? 0 सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन होगा, मगर सेल्सियस में -273। समझ में आया सभी को? हाँ भैया समझ में आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन देखो आप, यहां पर काय के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ हीट के ऊपर क्वेश्चन देखो। तो यहां पर मैं एक तरीके से आपको ये चीज बताता हूं, ठीक है। क्लास में मैं बैठा हूं, ठीक है, क्लास में बैठा हूं, ये क्लास चल रही है, यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और यहां पर एक रो ये है, ठीक है, एक रो ये है, ठीक है, और एक रो ये है, 3 रो है यहां पर, ठीक है, और यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मेरे को एक चॉकलेट देना है तुम लोगों को, ठीक है, मैंने एक चॉकलेट देना है तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभी ने मेरे को कॉलम 1 वालों ने अच्छा परफॉर्म करा है, फिर कॉलम 2 वालों को, फिर कॉलम 3 वालों को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये चॉकलेट मेरे को डेयरी मिल्क आपको देनी है, और यहां पर मैंने क्या करा, ये पहले वाले बंदे को डेयरी मिल्क दी। अब ये क्या करेगा, पहले वाले बंदे को मैंने चॉकलेट दी। अब चॉकलेट दी तो ये चॉकलेट जो पर्टिकुलर चीज है, यहां पर चॉकलेट दे रहा हूं मैं, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर स्टूडेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये पीछे वाले को पास कर देंगे। यहां पर फिर ये एक वाइट लेकर ये इसको पास कर देगा, ये इसको पास कर देगा, ये इसको पास कर देगा। यहां पर क्या पार्टिकल्स की जगह चेंज हुई? नहीं हुई, पार्टिकल्स की जगह चेंज नहीं हुई, बस उनने पास कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या करा, एक बंदे को गुस्सा आई, वो उठा, बोलता भैया ये क्या कर रहे हो, उठा और यहां पर उठाया और उसने सबसे पीछे वाले को देकर आ गया। मतलब यहां पर बल्क में मूवमेंट हुआ, बल्क में मूवमेंट हुआ। अब यहां पर थर्ड वाले केस में क्या करा, मैंने यहां पर कैच दे दिया थर्ड वाले को, क्योंकि इसी ने अच्छे मार्क्स लाया था, तो आखिरी वाले को कैच करके मैंने दे दिया। पहले वाले को बोलेंगे कंडक्शन, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, और इसको बोलेंगे रेडिएशन। कैसे भैया? देखो, जब तुम्हारा कंडक्शन पहला वाला हो रहा था, क्या पार्टिकल्स कांटेक्ट में थे, स्टूडेंट कांटेक्ट में थे? बिल्कुल भैया। तो वहां पर हीट ट्रांसफर हुई थी, चॉकलेट ट्रांसफर हुई थी, बिल्कुल। क्या पार्टिकल्स ने अपनी जगह चेंज करी थी? बिल्कुल भी नहीं करी थी। और 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर इन कांटेक्ट, अलग अलग मार्क्स लेकर बैठे थे ना, सभी के सेम थोड़ी ना थे, तो 2 अनइक्वल टेम्परेचर वाले कांटेक्ट में थे। कन्वेक्शन में क्या हुआ था, बल्क मूवमेंट हुआ था पार्टिकल्स का गैसेस और लिक्विड में। और ये कन्वेक्शन कहां तक होता है? वर्टिकल हीटिंग की प्रोसेस सिर्फ ट्रोपोस्फीयर तक होता है। रेडिएशन में क्या हुआ था, यहां पर एक प्लेस से दूसरी प्लेस विदाउट एनी मीडियम हुआ था, किसी स्टूडेंट का सहारा नहीं लिया था, मैंने बस कैच फेंक दिया था, उसने कैच कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और जनरली ये टेरेस्ट्रियल के फॉर्म में होती है, जैसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कंडक्शन आप देखोगे मोस्टली कहां पर होता है? सॉलिड में। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो सॉलिड में मूवमेंट कहां होता है? इतने टाइटली पैक्ड होता है, तो ये सिर्फ कहां पर होगा? बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कंडक्शन सॉलिड में ऐसा होगा कि कैन इजीली इन सॉलिड में आसानी से हो सकता है, लेस इजीली इन लिक्विड एंड हार्डली इन गैसेस। कन्वेक्शन सिर्फ ओनली फ्लूइड्स में होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको ट्रांसफर के ऊपर। अब यहां पर ट्रांसफर के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लो आप लोग। ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर ये 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच फॉलोइंग फिनोमेना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो सुनना, जो हीट वेव्स है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और स्पीड ऑफ लाइट के एकदम सेम स्पीड रहती है उनकी, तो उसका नाम है थर्मल रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो 52। यहां पर 52 क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी चीज सही नहीं है। कंडक्शन मोड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पास हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन से नहीं हिलता, तो ये तो सही है। फिर क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ये गलत है, अब मैं बताऊंगा क्यों गलत है, और ये आंसर सही है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे चल के स्पेसिफिक हीट के बारे में ये वाला हो गया। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 47। कंडक्शन कैन इजीली इन सॉलिड। क्या सॉलिड में इजीली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, तो नॉट बोल रहा है। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन कन्वेक्शन। बिल्कुल, मूविंग पार्टिकल से ही हीट एनर्जी जाती है। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन। मतलब कि ये जो हीट एनर्जी है इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशन। द टेम्परेचर, जिस पर सॉलिड लिक्विड में, ये भी सही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो याद रखना, ये जो सुनो एक पॉइंट यहां पर ऐड करो, ये जो तुम्हारी रेडिएशन है ना, ये कैसे ईएम वेव्स के फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाती है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, आखिरी पॉइंट क्या बोल रखा है कि टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसको तो तुम मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे ना, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ना बोलोगे, तो डी तुम्हारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसके बाद बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो तुम कर लेना। अब यहां पर आगे देखो, यहां पर आगे क्या है, अब अपन बात करते हैं एक्सपांशन की। अब एक्सपांशन तुम्हारा काय के लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, एरिया के फॉर्म में भी, वॉल्यूम के फॉर्म में भी,
कोई भी बॉडी को हीट करोगे तो वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। तो यदि लीनियर के फॉर्म में होगा तो लेंथ के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में होगा तो एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन। तो उसका रिलेशन ऐसा है, इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा बाय 3। तो अब यहां पर लीनियर एरियल वॉल्यूम है ना, लेंथ एरिया वॉल्यूम। तो तुमको क्या दे रखा है, यहां पर तुमको एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या ये बट 2 और गामा अपॉन 3। तो तुमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, मतलब कि ये चीज दे रखी है, तुमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बस कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट करो, ये निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया ये वाला। ठीक है, अब यहां पर ये वाली चीज देखो, ये जो आइसक्रीम है फ्रिज में रखी हुई है तो कैसी है, इनका एक काम करो आप, कॉमन सेंस लगाओ। ये एकदम टाइट है पूरी की पूरी, ठीक है, एकदम इनका जगह जो है एकदम टाइट है। यहां पर तुमको क्लियरली समझ में आ रहा है, यहां पर जब टेम्परेचर कम है तो इनका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनका कम है, मतलब कि एकदम पास पास है। मगर जब टेम्परेचर इनका बढ़ गया, मतलब वो उसके बाहर लेकर आ गया, तो इनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। आप देखो यहां पर समझ में आ रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ गया। तो मेरी बात एक चीज देखना, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज फैल जाती है। मगर टेम्परेचर फ्रिज में रखोगे तो वो चीज कंट्रैक्ट हो जाती है। अब सुनो, कोई भी चीज, अब टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, अब वॉल्यूम कम हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अब यहां पर यदि फ्रिज से बाहर लेकर आ गए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो अब तुम्हारा क्या हुआ, वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर देखना, यहां पर अपन बात करते हैं एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 डिग्री सेल्सियस है तेरा वाटर, ठीक है, मैंने उसको क्या करा, टेम्परेचर कम करा और मैंने 6 डिग्री सेल्सियस पर लाया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, अब 6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर लाया तो और टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यदि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री जाता है तो यहां पर टेम्परेचर तो कम होगा, मगर यहां पर वॉल्यूम कम ना होकर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो यहां पर क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। मतलब यहां पर वॉल्यूम बढ़ता है तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर कहां पर मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसके बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, तो हाईएस्ट डेंसिटी यहां पर है। अब इसका क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं तुमको बताता हूं एनोमेलस से, इसी को एनोमेलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये वाला है। देखो 51 क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल इज नॉट करेक्ट। आइस को जब तुम मेल्ट करोगे तो वो एक्सपांड करेगा यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। आइस को मेल्ट करना मतलब आइस को तुमको मेल्ट करना है। फॉर एग्जांपल आइस तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आइस तेरा 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसको वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। तो एक बात मेरे को बता, 4 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा था तब क्या हो रहा था, तूने टेम्परेचर कम करा था। अब टेम्परेचर कम करा था तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, इस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो डेंसिटी यहां पर कम हो रही थी। मगर यहां पर यदि तू देखेगा, यहां पर क्या होगा, यदि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो वॉल्यूम तो कम होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा। तो यहां तो ये बोल रहा भाई एक्सपांड करेगा, गलत। तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही है, क्योंकि नॉट पूछा है। समझ में आया। अब यहां पर आते हैं अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर। यहां पर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। अब आप सिर्फ क्या पढ़ो, स्पेसिफिक हीट पढ़ो, पहले स्पेसिफिक हीट पढ़ो। कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज है, उसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। मगर उसमें मास की बात करेंगे तो कोई भी चीज है, उसका कुछ पर्टिकुलर मास है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 यूनिट, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट काय के बराबर होगा, आप क्या, Q अपॉन M चेंज इन T। तो यहां पर Q क्या है, कितनी हीट उसने एब्जॉर्व करी, हीट एब्जॉर्व, ठीक है, हीट एब्जॉर्व। M का मतलब होता है मास, ठीक है, और T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप ओवरऑल ऐसे भी याद कर लो, बेटर रहेगा, है ना। Q इज इक्वल टू MST, है ना, Q इज इक्वल टू MST। अब मेरी बात याद रखना, फॉर्मूले में M आ रहा है, दोनों के दोनों चीज, चाहे ये हो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर के ऊपर, दोनों डिपेंड करेंगे। मगर फॉर्मूले में M आ रहा है मतलब कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब हीट कैपेसिटी में हम लोग मास की बात नहीं करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट कोई पर्टिकुलर चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए, उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब डेफिनेशन में ही जब मास नहीं है तो इसके फॉर्मूले में नहीं होगा, तो S इज इक्वल टू Q अपॉन चेंज इन T। तो दोनों के दोनों पहली बात तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे और नेचर के ऊपर करेंगे, मगर ये वाली चीज मास के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं। अब यहां पर इसके क्वेश्चन देख लें अपन। हाँ जी भैया, क्वेश्चन बताओ। इसका क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर यहां पर 72 देखो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास
ऑफ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट इज 400 जूल, मतलब स्पेसिफिक हीट तुम्हारे को 400 जूल दी है। अब स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला कौन सा है, Q इज इक्वल टू MST। अब स्पेसिफिक हीट ये है, कितनी है, 400 दे रखी है, 400 जूल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को टेम्परेचर कितना 15 से 25 हुआ, मतलब 10 का चेंज आया, तो ये चीज तुम्हारे को 10 दे रखी है। और हीट कितनी है, हीट तुम्हारे को एब्जॉर्व दी है 20 किलो जूल, तो मतलब कि 20,000 जूल दे रखी है, 20,000 जूल दे रखी है। तो बस भाई ये दोनों चीज दी है, तेरे को मास निकालना है, इसको डिवाइड कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। कितना आसान चीज है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखो, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, थर्मल कैपेसिटी। देखो थर्मल कैपेसिटी कभी भी बोलेगा मतलब हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या मास के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है ना, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड दोनों ही नहीं करती, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, डेंसिटी के ऊपर नहीं, तो मास ऑफ द बॉडी एंड मास और शेप के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, मास और शेप के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखो 61 भी हो गया अपना। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला देख लो तुम लोग, 53 क्या बोल रहा था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैस, मतलब कि लिक्विड को गैस में चेंज करना है तुमको, लिक्विड को गैस में चेंज करना विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लिक्विड में गैस में चेंज करेगा भाई, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये पढ़ेंगे लेटेंट हीट, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम लोग, अब पढ़ते हैं अपन लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब पता क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है बिना टेम्परेचर के चेंज करे, यदि कोई भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ रहा है। मैंने क्या बोला था, 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर टेम्परेचर का चेंज नहीं है, मगर यहां पर तुम्हारी दोनों स्टेट प्रेजेंट रहेंगी। कौन कौन सी, यहां पर तुम्हारा आइस भी प्रेजेंट रहेगा, यहां पर तुम्हारा वाटर भी प्रेजेंट रहेगा, दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो व्हेन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट या तो यहां पर रिलीज होगी या तो अब्सॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि ये हीट गई कहां, यदि तुम्हारा आइस यहां पर वाटर में चेंज हुआ तो ये गई कहां, यहां पर या तो रिलीज हुई होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी। तो ये जो लेटेंट हीट है, याद रखना, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सुनो, मगर टेम्परेचर यहां गलत है, यहां पर ये जो हीट है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, मगर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो अब इसके क्वेश्चन, लेटेंट हीट इज इक्वल टू Q अपॉन M, मतलब कि ये क्या है, ये तुम्हारी कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, या क्या मास है। अब यहां पर इसका देखो तुम लोग क्वेश्चन, यहां पर तुमको लेटेंट हीट 73 उठाओ, 73 क्या बोल रहा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस, यहां स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब एक बात बताओ, वेपर का मतलब क्या है, वेपर का मतलब लिक्विड का क्या बनना भाई, लिक्विड का तुम्हारा वेपर बनना, तो CO2 तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं। क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा, लेटेंट हीट में टेम्परेचर में चेंज आता है, नहीं, तो विदाउट, तो B तुम्हारा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तुम देखो 59, ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, लेटेंट हीट क्या। सो इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल एक टेम्परेचर पर फिक्स होगा। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर तो नहीं करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, गलत है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के, तो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही है। तो बस खत्म, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे और है, अब यहां पर देखो 41, सीधे आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर क्वेश्चन थर्मोफ्लास्क के बारे में पूछ रहा है, ये बॉटल तुमने देखी होगी, मेरे पास भी है, सभी ने देखा होगा। यहां पर क्या होता है, एक ग्लास अंदर रखा जाता है, ये ग्लास अंदर रखा जाता है, इसके अंदर कांच है, तुम सभी ने देखा है। अब ये जो ग्लास है ना, ये कहां पर रखा जाता है, वैक्यूम में, है ना, क्या ग्लास वैक्यूम में रखा जाता है, और उसके ऊपर एक लेयर होती है, आउटर केसिंग करी जाती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक वैक्यूम में रखा जाता है, अब उसके ऊपर एक सिल्वर कलर करा जाएगा। तो यहां पर वैक्यूम में उसको इसलिए रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर हीट यहां पर ट्रांसफर ना हो कंडक्शन से और काय से, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से और कन्वेक्शन से। और अब तुमने देखा होगा इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है, क्यों, ताकि कंडक्शन से कन्वेक्शन से तो ना हो, मगर रेडिएशन से तो हो सकता है। अब रेडिएशन से भी ना हो, इसलिए आउटर केसिंग कर ली जाती है। तो फाइनली इसमें पता तुमसे क्या पूछेगा, वैक्यूम क्यों होता है, ताकि वहां पर क्या रेजिस्ट कर सके, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सिल्वर सरफेस क्यों होता है, ताकि ट्रांसफर ऑफ हीट कहां, रेडिएशन के थ्रू ना हो। अब इसका क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, यहां पर ये भी देख लो, देखो यदि ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड। ओपन मतलब फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, ठीक है, नीचे से हीट मिल रही है, तुमने क्या करा, इसका ढक्कन नहीं ढका है, तो यहां पर तुम शुगर भी ऐड कर सकते हो, हीट भी जाएगी, शुगर मतलब मास। अब यहां पर तुम चाय बना रहे हो, तुमने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया, क्या तुम शुगर ऐड कर सकते हो, नहीं, मास नहीं कर सकते, मगर हीट तो नीचे से जाएगी, आइसोलेटेड सिस्टम। अब भाई तूने क्या करा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, वो भी बंद कर दिया, तो ना ही वो होगा मास का होगा, ना ही हीट का होगा, जैसे कि थर्मोफ्लास्क। अब भाई थर्मोफ्लास्क है, उसमें हीट का भी चेंज नहीं होगा थर्मोफ्लास्क में, और ना ही शुगर ऐड करोगे, मास भी नहीं होगा, हीट भी नहीं होगा। समझ में आया। अब यहां पर देखो आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियोबैटिक में हीट ट्रांसफर, मतलब हीट का ट्रांसफर यहां पर
हीट का ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है। तो अब इसके क्वेश्चन करें हम लोग। ये देखो आप लोग क्वेश्चन उठाओ इसके। क्या बोल रहा है कि पहले अपन करते हैं थर्मो के। 63 क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर क्या बोल रखा है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 63 तुमको नीचे दिख रहा होगा। क्या बोल रखा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। वॉल ऑफ ग्लास आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, बिल्कुल, एंड मेड ऑफ ग्लास विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सही है। ग्लास ऑफ वॉल देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेस, बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है इनके पास। सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट, अच्छा मतलब इनर वॉल की सरफेस हीट को रेडिएट करती है और आउटर वॉल की एब्जॉर्व करती है। अरे भाई रेडिएट और एब्जॉर्व करेगी और ठंडा कैसे रहेगा, तो ये वाला नॉट करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद तुम कौन सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो ये 44 देखो। क्या बोल रहा है, सिल्वरिंग क्यों करी जाती है। उधर जब आपने उसको वैक्यूम में रखा था तो वहां पर कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो प्रोटेक्शन मिल रही थी, मगर रेडिएशन से प्रोटेक्शन देने के लिए सिल्वरिंग करी जाती है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग 39। क्या बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस जहां पर बिल्कुल भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। अब यहां पर आखिरी में कुछ लॉ बचे हुए हैं, इन लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो कुछ लॉ, एक होता है जीरोथ लॉ, एकदम इजी है। जीरोथ लॉ पता क्या बोलता है, यदि तुम्हारा ए और बी का टेम्परेचर सेम है, मतलब ए और बी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, और यदि बी और सी का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और बी का, ए और सी भी, उसका भी टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स की लॉ की बात करते हैं। पहली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सुनना। यदि कोई भी क्वांटिटी की हीट तुमने कोई सब्सटेंस में दी, है ना, सुनना, कोई भी क्वांटिटी की हीट तुमने कोई सब्सटेंस में दी तो पक्की बात है वो पूरी हीट एब्जॉर्व करेगा। अब वो जो हीट एब्जॉर्व करेगा वो काय के बराबर होगी, कुछ ना कुछ वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में इंटरनल यूज कर लेगा और कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो यू मतलब कि इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करेगा और कुछ ना कुछ वहां पर क्या कर लेगा, वर्क डन कर लेगा, ठीक है। तो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के सम इज इक्वल टू जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें हैं, केल्विन प्लैंक और क्लॉसी, ठीक है। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, 100% ऑफ हीट जरूरी नहीं है कि वो वर्क में मतलब कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसने क्या बोला है कि हीट एब्जॉर्व करी, अब वो पूरी की पूरी वर्क में नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उसको इंटरनल एनर्जी के लिए भी रोकना पड़ेगा, ये केल्विन प्लैंक बोलता है। क्लॉजी स्टेटमेंट वार्निंग देता है, क्या, कोई भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। लो से हाई में ट्रेवल नहीं करेगी, फिर काय में करेगी भैया, लो से हाई में नहीं करेगी तो हाई से लो में करेगी। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन देखो, आखिरी है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 56 क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है 56 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। 56 क्वेश्चन कौन सा, ये वाला। तो क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मतलब कि हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एट अ बॉडी टू अ हाई टेम्परेचर, मतलब कि लो से हाई में नहीं कर सकता है, तो हाई से लो, मतलब कि देखो हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लो मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं जा सकता है। तो ये कौन ने बताया था, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो बस यही तुम्हारा आंसर है, समझ में आया सभी को। अब ये बात देखना, ये आखिरी क्वेश्चन 55 क्या बोल रहा है, जब पानी आप लोअर टेम्परेचर पर, देखो पानी जो है हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब पहाड़ वगैरह पर लेकर जाओगे हाई एल्टीट्यूड पर, वहां पर लो टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाता है। ऐसा क्यों है पता, देखो जब तुम नॉर्मल लो एल्टीट्यूड पर थे, मतलब लो एल्टीट्यूड पर थे, ज्यादा हाइट पर नहीं थे, यहां पर क्या था, यहां पर जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा था वो क्या था, वो था भाई, मतलब वो ज्यादा था, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा था। अब ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसको बीट करने के लिए हमारे को ज्यादा बॉयल करना पड़ रहा था। अब एल्टीट्यूड हाइट पर जाओगे तो एल्टीट्यूड पर प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक कम है, तो यहां पर तुमको ज्यादा बॉइलिंग नहीं करना पड़ेगा, तो एयर का प्रेशर कम है। तो इसी के साथ हमारा मैकेनिक्स मैकेनिक्स बोल रहा हूं, यहां पर तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया जेंटलमैन, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सारे प्रीवियस क्वेश्चन वापस से रिवाइज कर लेना, बस एक ही सेशन और बचा है साउंड एंड वेव्स, वो मैं कभी भी आपको कंप्लीट करा दूंगा, और सोच रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी कराने का, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।